हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने थर्ड क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। ये क्लासेस हमारी जो होने जा रही है, क्लासेस हमारी 4 है। इससे पहले आपने थर्ड क्लासेस नहीं देखी, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पूरी पीडीएफ में हमने 22 क्वेश्चन विद आंसर लिया। अगर ये आपने 22 क्वेश्चन कर लिया तो आपका पेपर ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन की बात की जाए 7 से 8 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है इस सब्जेक्ट का। तो आप इस पीडीएफ को पढ़ते हैं, 45 पेज की पीडीएफ पे आपके 50 नंबर का जो होता है ना पेपर, अच्छे से आप अटेंड कर सकते हैं। पूरे आप 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। इससे पहले क्लासेस में हमने आपको सभी ये क्वेश्चन बता दिए, प्लस इसमें पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है ये भी बता दिया। और इससे क्लासेस सेकंड में हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये 3 क्वेश्चन हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके ये भी क्वेश्चन आपको करा दिया है। तो इनकी वीडियो आप लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, उसमें आप चेक करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वीडियो देख सकते हैं। इसका भी क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, उस क्वेश्चन का आंसर हम कराने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करेंगे, इसमें आपको अच्छे से हम समझाएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड जिसे भी नोट्स लेना है सब्जेक्ट का, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को बिल्कुल भी टाइम नहीं है स्टडी के लिए, वो जॉब करते हैं, तो ये नोट्स आपके लिए हेल्प करेगी, आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिखित संप्रेषण का अर्थ बताते हुए इसके स्वरूप और विकास को रेखांकित कीजिए। लिखित संप्रेषण को स्पष्ट कीजिए। लिखित संप्रेषण के स्वरूप एवं विकास का विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन इसी टाइप से आपके पेपर में आ सकते हैं। इसमें 2 ही चीज़ बतानी है। पहले तो आपको जो लिखित संप्रेषण है उसका अर्थ बताना, मतलब आप उससे क्या समझते हो, क्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका इसका स्वरूप और विकास कैसे हुआ ये बताना है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए आंसर देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आपको परिचय लिखना होगा। तो क्या लिख सकते हैं परिचय में, लिखित संप्रेषण मानव समाज की संस्कृति और ऐतिहासिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल सूचना को संरक्षित करने और साझा करने का एक तरीका है, बल्कि यह मानव विचार ज्ञान के विकार को भी प्रभावित करता है। इस निबंध में हम लिखित संप्रेषण के स्वरूप और इसके विकास की प्रक्रिया और इसके समाज पर प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया परिचय में, कि हम इसमें यही चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, जो लिखित संप्रेषण के स्वरूप, उसके विकास कैसे हुआ और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्लस ये भी आपको यहाँ पर बताया जाए, जो लिखित संप्रेषण है, जो मानव समाज में संस्कृति ऐतिहासिक है, उसकी जो प्रगति होती है ना, उसका महत्वपूर्ण पहलू, मतलब बहुत ही जरूरी एक अहम हिस्सा है। ठीक है, और ये जो आपकी सूचना होती है उसको साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे लिखित संप्रेषण हो गया, जैसे कि आप मानव समाज में रह रहे हैं, आपको कोई भी जैसे होता है ना संदेश, आपको लिख के किसी व्यक्ति को दे देना, तो लिखित संप्रेषण के अकॉर्डिंग ये कहलाता है। ठीक है, और मौखिक संप्रेषण भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो मौखिक का मतलब हो गया जो कि आप मुंह से बोलते हैं, लिखित हो गया जो लिख के आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए लिखित संप्रेषण का अर्थ क्या है, तो यहाँ देखते हैं। लिखित संप्रेषण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें विचार, संदेश, सूचनाएं, भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हमने आपको इससे पहले ही समझाया, तो मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हम लिखकर व्यक्त करते हैं ना, उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। जैसे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को, संदेशों को आप लिख के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग पहुँचा रहे हैं, तो लिखित संप्रेषण कहलाता है। जैसे आपने किसी को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी है। ठीक है, यह संप्रेषण का एक औपचारिक माध्यम है जो कागज, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ईमेल, रिपोर्ट, नोटिस या अन्य लिखित सामग्री के माध्यम से होता है। तो आपको ये क्या समझ में आया कि ये जो संप्रेषण एक औपचारिक माध्यम है, जैसे ऑफिस वर्क होता है ना उस टाइप से। जैसे कागज में लिखे जाते हैं, डिजिटल होता है, प्लेटफॉर्म पर, ईमेल पर रिपोर्ट, नोटिस, या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं, आप चैट करते हैं, ईमेल पर करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम से तो ये सब सामग्री लिखित के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या है। लिखित संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, सूचना या भावना लिखित शब्दों के माध्यम से संप्रेषित करता है। तो आपको समझ में आ गया लिखित संप्रेषण क्या है, जिसमें सूचना, विचारों को जो लिखित, मतलब आप किसी भी चीज़ को लिखकर अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हो, उसका माध्यम है संप्रेषण का। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, कार्यालय में रिपोर्ट तैयार करना, ईमेल भेजना, अनुबंधन लिखना। तो आप किसी भी चीज़ के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, जैसे कि आपने कोई कार्य के उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाना, ईमेल भेजना, ईमेल भी तो आप लिख के ही मैसेज टाइप करके ही तो भेजते हैं ना, तो ये लिखित में आता है। ठीक है,
लिखित संप्रेषण के स्वरूप, अब ये क्या है, तो ये आपको अच्छे से इसका समझ में आ चुका है, अर्थ परिभाषा आपने समझ लिया होगा और ये ना ही कोई भी स्टूडेंट इसे जल्दी से भूलेगा। आपने एक बार पढ़ लिया, आपको याद हो जाएगा, आप अच्छे से पॉइंट बना के लिख सकते हैं पेपर में। लिखित संप्रेषण का स्वरूप विभिन्न है और इसका उद्देश्य संवाद की एक स्थानीय और संचालित विधि प्रदान करना है। इसके मुख्य स्वरूप निम्नलिखित है। तो ये देखिए, पारंपरिक लिखावट, यह कागज और स्याही की पारंपरिक विधि को संदर्भित करता है जिसमें पेंसिल, कलम या ब्रश का उपयोग करके विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हस्तलिखित पत्र, नोटिस और दस्तावेज शामिल है। तो जो पारंपरिक लिखावट क्या होगी, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ पेन की मदद से कॉपी पर लिखा, पेंसिल, स्याही, कलर, रंग, इन सब के माध्यम से आपने किसी कागज पर लिखा है हाथों के द्वारा, तो ये होती है पारंपरिक लिखावट। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है मुद्रण। मुद्रण के माध्यम से संप्रेषण की विधि का विकास 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग के आविष्कार के साथ हुआ। इस विधि में प्रिंट प्रेस का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, पुस्तक और समाचार पत्रों का उत्पादन होता है। मुद्रण ने लिखित संप्रेषण को अधिक व्यापक और सुलभ बना दिया। अब इसमें ये हो रहा है कि जैसे कि प्रिंट के माध्यम से आप कोई भी चीज़ का प्रिंट निकलवाते हैं ना, फोटोकॉपी निकलवाते हैं, तो उस समाचार पत्र हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वो सब प्रिंट ही तो निकल के आते हैं, तो ये इसके द्वारा ही होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए, डिजिटल संप्रेषण। डिजिटल मतलब ऑनलाइन के माध्यम से। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में डिजिटल तकनीकों के आगमन ने लिखित संप्रेषण के स्वरूप को बदल दिया। ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया, ब्लॉग जैसे डिजिटल माध्यमों ने संवाद को और अधिक व्यापक बना दिया। तो जैसे आप किसी भी व्यक्ति को ईमेल करते हैं या आप कह सकते हैं एसएमएस करते हैं, मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो ये सारी क्या होती है, जो संवाद करने का जरिए बातचीत का डिजिटल माध्यम है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए लिखित संप्रेषण का विकास। अब विकास कैसे हुआ है, तो धीरे धीरे हुआ है, कैसे हुआ, किस समय से हुआ, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। लिखित संप्रेषण का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में फैली हुई है। तो ये बहुत लंबी और जटिल का मतलब हो गया थोड़ी कठिनाइयाँ भरी ये जो होती है इसकी प्रक्रिया है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक काल। प्राचीन सभ्यताओं में चित्र लिखाई और प्रतीकात्मक लिखावट का उपयोग किया गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने किलाछन और मिस्र की सभ्यता का उपयोग किया। ये प्रारंभिक प्रणाली थी जो वस्त्र, दीवारों और मिट्टी के बर्तन पर लिखी जाती थी। यहाँ पर क्या जा रहा है कि जो प्रारंभिक काल मतलब जो पहले का काल था उसमें ये सभ्यता जो इनके चित्रों के द्वारा लिखाई होती थी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी भी मिट्टी के बर्तन पर देखा होगा कुछ लिखा हुआ हो, या बर्तन पर लिखे हैं या दीवारों पर या कपड़े पर हम कुछ लिखते हैं, प्रिंट करते हैं ना, जैसे ब्रूस कलर से, तो उस टाइप की लिखावट जो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के समय में होती थी, ठीक है। शास्त्रीय काल, तो देखिए इसमें क्या है, शास्त्रीय काल में गणितों और पांडुलिपियों की परंपरा विकसित हुई। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के लेखन और परकोट जैसे माध्यमों का उपयोग किया गया। संस्कृत और लैटिन में गणितों की रचना ने ज्ञान के संप्रेषण को संरक्षित किया। तो ये कहा जाए जो शास्त्रीय काल है, जैसे कि जो पुराने गणित होते हैं उसमें जो पांडुलिपियाँ होती है उनकी परंपरा से भी इसका विकास हुआ है, विकसित हुई है, ठीक है, और इनके माध्यम से इनका उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मध्यकालीन काल। इस काल में यूरोप में मोनास्ट्री और धर्मशालाओं में गणितों की नकल और संग्रहण की प्रक्रिया चली। इससे साहित्य और धार्मिक गणितों का संयोजन हुआ। भारत में भी पांडुलिपियों के माध्यम से धार्मिक और दार्शनिक गणितों का संरक्षण हुआ। तो यही बताया जा रहा है कि जो मध्यकाल था उसमें कैसे कैसे हुआ, प्लस पांडुलिपियों का कैसे जो कह सकते हैं उसका प्रचार हुआ, कैसे वो भारत में भी आके अपना स्थान स्थापित किए। मुद्रण क्रांति। 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग के मुद्रण प्रेस के आविष्कार ने लिखित संप्रेषण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाया। मुद्रण ने ज्ञान और सूचना के प्रसार को तीव्र और व्यापक बनाया। इससे शिक्षा और साहित्य गतिविधियों में एक नया युग आया। तो ये बताया जा रहा है इसके द्वारा कैसे जो लिखित संप्रेषण का आविष्कार हुआ और ये कैसे फैल गया, क्रांतिकारी में बदल गया, प्लस इसके द्वारा जो सूचना आपके प्रचार होने लगा शिक्षा में भी और जो साहित्य है उसमें इनके नए युग का शामिल किया गया, गतिविधियाँ आई नई युग की। औद्योगिक क्रांति और आधुनिक युग। 19वीं सदी में टाइप राइटर, टेलीग्राफ और टेलीफोन जैसी
तकनीकियों ने संप्रेषण की गति और सटीकता को बढ़ाया। 20वीं सदी के मध्य में कंप्यूटर और इंटरनेट की शुरुआत ने डिजिटल संप्रेषण के युग की शुरुआत की। ईमेल, ब्लॉग, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्मों ने सूचना के आदान प्रदान को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। तो ये कहा जा रहा है जो आधुनिक काल है, जैसे 19वीं से 20वीं शताब्दी के माध्यम से ये कहने की कोशिश करें यहाँ पर कि जैसे कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, इनके जो शुरुआती समय से लेकर जो डिजिटल बनते गए, साथ के साथ ईमेल, ब्लॉग, सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाना, प्लेटफॉर्मों का यूज किया जाने लगा, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए और इसे वैश्विक स्तर पर बनाया गया, ठीक है, पहुंचा दिया गया। मतलब वैश्विक स्तर हो गया कि जैसे घर बैठे ही एक देश की समाचार दूसरे देश में पहुंचाना, वहाँ की समाचार यहाँ देखना, तो मतलब अपने देश को दूसरे के देश में जोड़ना। तो ये हो गया आपका वैश्विक के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए लिखित संप्रेषण का समाज पर प्रभाव। अब जो हमारे समाज है, उस हमारी दुनिया है, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये देखते हैं। लिखित संप्रेषण में समाज पर कई प्रकार के प्रभाव डाले, मतलब निम्नलिखित प्रकार के प्रभाव डाले, तो क्या है, पहला है ज्ञान का प्रसार, मतलब किससे द्वारा ज्ञान बढ़ा है। लिखित संप्रेषण ने ज्ञान और संरक्षित करने और साझा करने के माध्यम प्रदान किए। पांडुलिपियां, पुस्तक और अब डिजिटल सामग्री ने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार को संभव बनाया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो लिखित संप्रेषण के द्वारा ही जो आप कह सकते हैं आपकी शिक्षा होती है, आपकी पुस्तक होती है, डिजिटल सामग्री होती है, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होने लगी और जिसके कारण आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, आपकी शिक्षा में वृद्धि हो रही है, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, अब इसमें भी परिवर्तन आया, चेंज हुआ है कैसे। लिखित संप्रेषण ने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को प्रोत्साहित किया। प्रेस और समाचार पत्रों ने ज्ञान, जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान दिया। अब जैसे कि मीडिया होती है, मीडिया ने क्या किया कि जो लोकतंत्र में आई, अपनी लोकतंत्र में लोगों की पहचान की, जागरूकता फैलाई, लोगों के सच्चाई का सामना कराती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। संस्कृति संरक्षण, लिखित संप्रेषण ने संस्कृति, धरोहर और परंपराओं को संरक्षित किया। ऐतिहासिक ग्रंथों और साहित्यिक कृतियों के ने विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं की जानकारी को जीवित रखा। अब ये कहा जा रहा है जो साहित्यिक होती है, जैसे पुराने जमाने की कोई भी संस्कृति या होती है, कोई भी चीज़ होती है, उनको बारे में उनको जागरूक करना लोगों के प्रति कि कैसे आपकी संस्कृति है, आप अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए, न्यू मॉडल से थोड़ा पीछे हटिए। तो ये इसके द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब लिखने के द्वारा। ये आप इसकी म्यूजियम में आप देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको लिख के मिलती है, सजाई होती है, पोस्टर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए संचार की गति और प्रभाव। अब संचार की गति प्रभाव क्या है, तो इसके पॉइंट है। डिजिटल संप्रेषण ने संचार की गति और को क्रांतिकारी रूप से बढ़ाया है, जिससे वैश्विक स्तर पर तात्विक संवाद संभव हो गया। ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सूचना का आदान प्रदान को सुलभ और तात्विक बना दिया और यह परिवर्तन व्यवसाय, शिक्षा और व्यक्तिगत संचार में सुविधाजनक सुधार लेकर आया, जिससे सूचना और विचारों का तात्विक प्रसार हो रहा है। हालांकि इस तात्विक संचार के साथ साथ सूचना की अधिकतम और निर्धारित सामग्री की समस्या भी उत्पन्न हुई है। विश्व भर में सूचना का भारी प्रभाव कई बार भ्रम और असामान्य का कारण बनता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सटीक और विश्वसनीय जानकारी चुनने में कठिनाई होती है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म या सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी की कमी भी एक चिंता का विषय है। तो यहाँ कहा जाए संचार की गति और प्रभाव, इसका मतलब यही हो गया कि जैसे कि कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं, उसी टाइप से कुछ बुरे पॉइंट भी है। यहाँ कहा जाए जो डिजिटल संप्रेषण है उसके द्वारा जो अपने भारत में या देश में आप वैश्विक स्तर पर इनका जुड़ाव हुआ है और प्लस इनके जो संचार में सुविधाएं मिली है, इनको शिक्षा प्लेटफॉर्म माध्यम, ईमेल, सोशल मीडिया, इन सबसे इनको आसानी मिली है, बहुत सारी मदद मिली है। लेकिन इसका नुकसान भी यही है कि सोशल मीडिया के द्वारा आप कुछ गलत चीज़ें भी देखते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है, फेक न्यूज़ दिए जाते हैं, जिससे भी आपको नुकसान होता है, आपको समस्या सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ फ़ायदे होते हैं सोशल मीडिया के, तो यहीं कुछ कमियां भी होती है, तो इसमें भी थोड़ी सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है लिखित संप्रेषण की समस्या। अब क्या है, तो समस्या भी कुछ होगी, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर। समय लेने वाला, ये समय ज़्यादा लेता है, ठीक है। लिखित संप्रेषण तैयार करने और पढ़ने में अधिक समय लगता है। अब उसे लिखेंगे और उसको पढ़वाएंगे किसी भी व्यक्ति से या खुद ही पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। तो जैसे कि ये हमने पीडीएफ को लिखा, एक एक करके बनाया, अब आप लोग इस पीडीएफ को हमसे लेके पढ़ेंगे तो समय तो लगेगा ना। आप ये सोचेंगे बिना पढ़े इसे आपके दिमाग में चला जाए तो नहीं होगा ना, तो इसलिए समय देना होता है हर चीज़ को, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, ये दो तरफा या तात्विक संवाद की सुविधा नहीं देता। मतलब कि कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष, जैसे कि सामने बैठ के कोई भी संवाद की सुविधाएं नहीं देता। आपने कुछ लेटर लिखा, उसे दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो वो अपने सामने, आपके सामने तो नहीं पढ़ेगा, अलग से पढ़ेगा ना, इसलिए। लचीलापन की कमी, एक बार लिखा गया संदेश आसानी से बदला नहीं जा सकता। आपने कुछ भी लिख दिया एक बार, ठीक है, आपको जैसे हमने पीडीएफ बना दी, अब इसको हम चाहेंगे बदलने, एक बार इतनी आसानी से तो नहीं बदलेंगे, इसको पूरा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी हमें चेंज करने के लिए। छोटी सी भी मिस्टेक अगर हमने पीडीएफ में कर लिया तो पूरा फिर इसके दोबारा से डाउनलोड करो, इसमें एडिट करो, तो ये सारी चीज़ें का समय लेता है।
भाषा की समस्या, लिखित सामग्री को पढ़ने के लिए पाठक का भाषा ज्ञान आवश्यक है। अब जैसे कि ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी में हमने लिखा है पीडीएफ तो आप हिंदी में पढ़ लेंगे। अगर वही हमने इंग्लिश में लिख लिया, आप हिंदी मीडियम के, तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए पहले से, तो इसमें इनकी समस्या हो सकती है, उस ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है, भाषा की समस्या। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, लेखिक संप्रेषण मानव समाज की प्रगति का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके स्वरूप और विकास ने न केवल सूचना का आदान प्रदान को सरल और प्रभावशाली बनाया, बल्कि सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। समय के साथ तकनीकी प्रगति ने लिखित संप्रेषण की विधियों को बदल दिया, लेकिन इसका महत्व और प्रभाव स्थानीय है। अतः लिखित संप्रेषण समाज के विकास की प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाया, और इसके विभिन्न स्वरूप और विकास के अध्ययन से हमें मानव विचार और संस्कृति की गहरी समझ प्राप्त होती है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो लिखित संप्रेषण मानव समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है, बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी जो सूचना आदान प्रदान सरल तरीके से आप कर सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, और आपकी जो सामाजिक, संस्कृति, राजनीति होते परिवर्तन, उसमें भी इनकी भूमिकाएं होती है। समय समय के साथ आपकी जो प्रगति करती है, तकनीकी चीज़ों के बारे में आपको संचेत करती है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में नॉलेज देती है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे जीवन में अहम भूमिका निभा रही है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, जो कि आपको अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। फाइनली हमने आपको इसमें ये क्वेश्चन बताया। अब देखिए गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5, ठीक है, ये तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको अभी तक नहीं कराया है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको दिखा दे रहे हैं, तो आप यहाँ से इसे देख के पढ़ के समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में अपलोड करने लगे, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, अपलोडिंग में भी टाइम लगते, प्लस आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा जो सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ पढ़ने में, इसलिए हम एक एक करके बता रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं यहाँ से। और जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज़ करना है, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे नोट्स से आप इसे अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। और आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप पर कमेंट यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ को परचेज़ करना होता है, फ्री पीडीएफ नहीं होती है, बहुत मेहनत लगती है इस पीडीएफ को हम तैयार करते बनाते हैं। तो आप लोग आके कहते हैं कि फ्री में दे दो मैम, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो सॉरी इसके लिए। आप ये आंसर देख सकते हैं, हम फ्री क्लासेस यूट्यूब पर देते हैं, आप लोग यहाँ से अच्छे से देख के पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको 5 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चाहिए एक्सप्लेन वीडियो, तो कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द अपलोड करने के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा। थैंक यू।